नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, ये बड़ी जानकारी सामने है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह दौरा आज प्रस्तावित है। पंतनगर में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला और साथ ही कृषि उद्योग प्रदर्शनी में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। किसानों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के उधम सिंह दौरे को लेकर पंतनगर में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। कृषि उद्योग प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। वहीं किसानों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उधम सिंह नगर दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। पंतनगर में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला प्रस्तावित है और इस दौरान किसानों से संवाद कर सीएम पुष्कर सिंह धामी योजनाओं की जानकारी देंगे। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। गैरसैंण विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। देर रात तक सदन की कार्यवाही चली है। बजट पारित होने के बाद सत्र खत्म कर दिया गया। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन कार्यवाही देर रात करीब 12:30 बजे तक चली और इस दौरान धामी सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित किया है, जिसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने बजट को विकसित उत्तराखंड 2047 के संकल्प से जुड़ा बताया, जबकि विपक्ष ने इसे निराशाजनक करार देते हुए कहा कि इसमें आम जनता के लिए खास प्रावधान नहीं है। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार वित्त मंत्री के रूप में सदन में बजट पेश करते नजर आए। से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6। नियम 58 की प्राप्त सूचना 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूं, उनको भी धन्यवाद देती हूं। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उस पूरे 5 दिन। जैसा आपसे लगातार बातचीत होती रही है कि सत्र अवधि के लिए हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पत्र भी लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर हमें नहीं मिला और आखिरकार 5 दिन का सत्र आहूत किया गया और हमने प्रदेश के जो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको विभिन्न नियमों में हमने उसको उठाने की कोशिश की। नियम 310 है, नियम 58 है, प्रश्नकाल भी रहा है और ये आवश्यकता भी है कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, किसानों की आय घटती जा रही है, आपदा से प्रदेश पर प्रभावित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो हमारी मातृशक्ति है, जिसकी आबादी आधी है, इनको लेकर हमने प्रमुखता के साथ उन मुद्दों। देखिए, उनका धर्म था कि वो आरोप लगा करके कहीं न कहीं भ्रामक तथ्यों के द्वारा जनता को भ्रमित करने का काम करें।
हमारा काम होता है सरकार ने जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे हमारी विजिलेंस के माध्यम से हो, चाहे एसआईटी के माध्यम से। आपने देखा कि आईपीएस स्तर के अधिकारी जेल भेजे गए, आपने देखा बीजीचप स्तर का अधिकारी निलंबित किया गया, एक आईपीएस को नौकरी से बर्खास्तगी के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अप्रूवल के लिए भेजा गया, जिलाधिकारी हरिद्वार को सस्पेंड किया गया, एसडीएम हरिद्वार को सस्पेंड किया गया। सरकार ने कहीं पर भी किसी बड़े अधिकारी को भी बख्शने का काम नहीं किया। तो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से, और खुला आपका टोल फ्री नंबर है, हर व्यक्ति को आजादी है कि वो टोल फ्री नंबर पर शिकायत करे, और शिकायत होगी तो निश्चित रूप से सरकार जांच कराएगी। लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चला 5 दिवसीय बजट सत्र समाप्त हो चुका है। और बजट सत्र को देखा जाए तो शुरू से ही काफ़ी अहम ये बजट सत्र रहा है। विपक्ष शुरू के दिन से ही तल्ख तेवर में नजर आया। सरकार को घेरने में विपक्ष पूरे इस बजट सत्र में लगा रहा। कई बार हंगामा भी हुआ, कई बार वॉकआउट भी हुआ, और कई मुद्दों पर लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, या फिर वो महंगाई हो, या फिर कानून आपराधिक मामले हों, या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की जो किल्लत जो इस वक्त देश में चल रही है उसको लेकर के हो। कई ऐसे मामले रहे जिसमें पर जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया। वहीं इस बार जो 1,11,731 करोड़ के समथिंग का बजट पास हुआ है, उसको लेकर सरकार ने जिस तरीके से जो तमाम बातें कही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा कि आने वाले ये पूरा संतुलित और समावेशी बजट है, आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार इस बजट सत्र से काफ़ी खुश नज़र आ रही है, और जो बजट पेश किया है उससे काफ़ी उत्साहित पूरा सत्ता पक्ष नज़र आ रहा है। तो वहीं जो अब तक की सदन की पूरी कार्यवाही रही है, वो भले ही बीच बीच में कुछ हंगामेदार रही हो, कुछ विधायकों की आपस में नोकझोंक रही हो, लेकिन सदन पूरा सुचारू रूप से चला है। और वहीं लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो जो सदन की पूरी कार्यवाही रही, विपक्ष उस कार्यवाही से असंतुष्ट नज़र होता हुआ अभी भी दिखाई दिया है। अब बजट सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, और जो बजट पास हुआ है वो उस बजट को लेकर आके विपक्ष की और भी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं, और ये बजट धरातल पर किस तरह से उतरता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, भराड़ीसैंण। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार को मदरसा शब्द से नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से परेशानी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मदरसे की आड़ में गलत गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी बातें सिखाई जाएंगी तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, और बार बार मदरसों में तमाम गतिविधियों का संचालन होता है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ रही थी, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाए थे। सरकार द्वारा विगत वर्षों में उसमें कुछ सख्ती भी की थी, और एक अलग से मदरसा बोर्ड बनाने की बात भी हुई थी। वहाँ की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अलग से अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग बनाने की बात भी सरकार ने निर्णय लिया। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उसका सीधा सा अर्थ है कि हम निश्चित रूप से धार्मिक आधार पर शिक्षा न देकर तकनीकी आधार पर, और जो लोग अभी तक उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको केवल कुछ मामलों तक ही सीमित रखा जा रहा था, उनकी शिक्षा को गुणात्मक सुधार लाते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि क्यों नहीं उनके हाथ में भी लैपटॉप और कंप्यूटर हो, और जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों के संचालन की कोई भी इजाजत हम किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का भावार्थ है। चमोली के गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन कुल 255 प्रश्न उठाए गए, जिनमें से 155 प्रश्न बीजेपी विधायकों, 67 प्रश्न कांग्रेस विधायकों और 33 प्रश्न निर्दलीयों द्वारा पूछे गए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी विधायकों द्वारा सबसे अधिक प्रश्न उठाना पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने बजट को पढ़ा नहीं, जिसके कारण उनके पास मुद्दा विहीन प्रश्न ही हैं। जाहिर सी बात है, ये तो पारदर्शिता हुई ना। हमारे जो विधायक है कितने सचेत हैं, ये आप समझ सकते हैं, कितना कार्य करने वाले हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। लेकिन विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दे ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है,
और विपक्ष ने जब बजट पढ़ा ही नहीं है तो वो सवाल करेगा क्या। मुख्यमंत्री जी ने सही तो कहा विधानसभा सत्र के अंदर कि अगर एक बार विपक्ष बजट हमारा पढ़ लेता तो वो सवाल जवाब भी करता, और हर सवाल का जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां खड़े हैं, हमारे मंत्री वहां पर हैं, और अगर हमारे विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और हमारे विधायक जो है काम कर अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा सचेत है, जनता के प्रति जवाबदेही है और विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो इसको गलत वे में थोड़े ले जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि और अच्छे कार्य हमारे होंगे, विकास कार्य होंगे, इस प्रदेश की सरकार अच्छे कार्य कर रही है। पर मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, कोई सवाल नहीं बचे, इसलिए बजट पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है और बस खाली हा उल्ला मचाते हैं और जो हमारा सत्र है उसको बाधित करने का काम करते हैं। हरिद्वार में अवैध खनन मामले में सख्त कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इकबालपुर पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया गया। संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर चौकी प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। देखिए, सरकार खनन को लेकर के आज आपको बताया, जिस तरह खनन में सरकार की नीतियों से आय कई गुना बढ़ी है। जो 300 कुछ करोड़ हुआ करती थी वो आज 1000 करोड़ से ऊपर खनन से आए। इसके अलावा 82 करोड़ रुपया फाइन के रूप में भी वसूल किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS सीनियर और एक सीनियर IFS ऑफिसर और एक पर्यावरणविद, 4 लोगों की कमेटी भी है जो भी इसको देखती है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है और उसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में कमेटियाँ हैं। तो और आप किसी भी पोर्टल शिकायत पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच कराती है और इसीलिए खनन को लेकर के हमारी जो नीतियाँ हैं पारदर्शी नीतियाँ हैं और इसीलिए जो है खनन से आय की वृद्धि भी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब उत्तराखंड में रसोई गैस आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। इसी कारण प्रशासन ने फिलहाल व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, जिससे घरेलू गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। होटल और रेस्टोरेंट संचालक अब इंडक्शन का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। देहरादून के कई क्षेत्रों में गैस न मिलने से उपभोक्ता परेशान हैं। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने आपूर्ति सामान्य करने का भरोसा दिलाया है। सामान्य जनमानस है, जबकि हमने देखा होगा कि कभी भी किसी चीज़ की, जैसे जब कोविड के दौरान वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तो मतलब एक से अधिक वैक्सीन लगाने के लिए, कोविड से बचने के लिए लोगों में एक भ्रम था। ठीक इसी प्रकार से कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज की ऐसी ही र्यूमर उठ जाए तो हम लोग वो स्थिति देखते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए हैं और जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थिति है उसको देखते हुए एहतियात बरता जा रहा है और घरेलू गैस की आपूर्ति निर्बाध तरीके से रहेगी। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर को आश्वासन है और हाँ, सरकार के द्वारा भी जो है घरेलू गैस को लेकर हमारे सभी जिलाधिकारियों को और सभी मेरे द्वारा सभी DSOs जो हैं उनको सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि हमारे घरेलू गैस की आपूर्ति जो है किसी भी प्रकार से जमाखोरी और किसी भी प्रकार से कालाबाजारी, वो दोनों ही चीज़ें जो है ना हो। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते देश भर में गैस संकट के बीच देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी सिलेंडर की लंबी कतारें देखने को मिली। प्रशासन का दावा है कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं अफरा तफरी के बीच SDM ने आपूर्ति का निरीक्षण किया और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे पास कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई है। केवल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बिक्री हो रही है। इससे कारण लोगों में थोड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है शायद गैस की कम किल्लत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गैस हमारे पास जो घरेलू गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब चूँकि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से इस प्रकार की बातें शुरू हुई है, लोग एक संशय की भावना से, घबराहट के मामले में से अपने गैस को जल्दी बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध भी करना चाहूँगा, हम लोग करवा रहे हैं। जो डेडलाइन बनाई गई 25 डेज की डेडलाइन बनाई गई है, उसके अनुरूप ही सब लोग उसके बाद सबको गैस मिलेगी। और जो दिक्कत आ रही थी वो सॉफ्टवेयर की समस्या आ रही थी। कल भी हमने जो बात करी थी, इसमें जो IBRS सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, इंटरेक्टिव सिस्टम जो था वो ऐप काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोगों को दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही थी, तो लोगों को घबराहट हो रही थी कि क्या ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, इसलिए कहीं ऐसा दिक्कत ना हो कि हम लोगों को गैस प्राप्त ना मिले।
देहरादून में एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है। शाम 5 बजे तक गैस आपूर्ति से संबंधित 405 शिकायतें दर्ज की गई, जिन पर विभागीय टीमें कार्रवाई कर रही हैं। जिले में आज करीब 11,000 उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई, जबकि लगभग 53,000 का बैकलॉग बताया जा रहा है। वहीं कालाबाजारी पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 50 गैस सिलेंडर जब्त किए और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए, जैसा वो युद्ध के संकट में जो गैस की जो समस्याएं हैं, इसमें अधिकांश तो लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको यह आशंका है कि संभवतः गैस की कमी है। तो हम आपके इस माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि गैस की कमी जितनी बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं और इसीलिए डीएम साहब के निर्देश पे हमारे यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में कुछ नंबर जो डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर किसको गैस को लेके कोई समस्या है, कोई भ्रांति है, तो यहाँ वो पूछ सकता है। तो आज हमारे यहाँ जो कल से कार्यशील हुआ था, तो कुल 268 शिकायतें आई हैं 268, जिसमें 215 कॉल के माध्यम से है और बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से है। गैस कंपनियां लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं कि बैठे हैं इनके प्रतिनिधि और लगातार इनको एड्रेस कर रहे हैं। कल को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तो मैनुअल बुकिंग भी हो रही है। देहरादून में गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों और होटलों पर सख्त छापेमारी अभियान चलाया। संयुक्त टीम ने 10 गैस एजेंसियों की जांच की और कई होटल ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध इस्तेमाल पर 12 सिलेंडर जब्त किए। वहीं ऋषिकेश में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ करते हुए गाड़ी से 37 सिलेंडर बरामद किए गए और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सहसपुर के एक पीजी हॉस्टल में भी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल पकड़ा गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। और रुक करेंगे मसूरी से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मसूरी से ये बड़ी अपडेट सामने। क्रिकेटर कुलदीप यादव की आज शादी है। मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। बारात में डांस करते हुए युजवेंद्र चहल समेत तमाम दिग्गज इस दौरान नजर आए। तमाम दिग्गज क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी मसूरी से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। क्रिकेटर कुलदीप यादव की आज शादी है और मसूरी में ये डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और इस दौरान युजवेंद्र चहल बारात में डांस करते हुए नजर आए। तमाम दिग्गज क्रिकेटर शादी में इस दौरान मौजूद हैं। वहीं कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने के लिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। कुलदीप यादव आज मसूरी में वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद कैफ ने कुलदीप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह उनके शहर कानपुर से हैं और उनकी शादी में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। शुभकामनाएं। अरे बहुत मुबारक हो। कुलदीप तो अपने कानपुर का है, यूपी का है। जी। इंडिया टीम मजा आएगा। कब भी जीती है सर, क्या कुछ कहेंगे इंडिया की टीम को? बड़ी खुशी होती है। इंडियन टीम अच्छा कर रही है, ऑफकोर्स बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत गए। आपको शुभकामनाएं। आप खुश हो? बिल्कुल सर। कितना खुश हो? कितना? बहुत खुश। पार्टी की थी आपने? बिल्कुल। हमने बार रात भर पार्टी करी, मजा आया बहुत। चलो थैंक यू। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश से बड़ी जानकारी सामने है। ऋषिकेश में गैस एजेंसियों पर सख्त चेकिंग जारी है। अवैध गैस रिफिलिंग का मामला सामने आया है। 7 खाली और 3 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम ने कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह बड़ी और अहम जानकारी। गैस एजेंसियों पर सख्त चेकिंग जारी है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरिद्वार सिटकुल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां होंडा अमेज कार हादसे का शिकार हुई। ब्रह्मपुरी में देर रात अफरा तफरी मच गई। तेज रफ्तार और नशे की आशंका इस दौरान जताई जा रही है। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरिद्वार सिटकुल में रफ्तार का कहर देखा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
हरिद्वार सिडकुल में रफ्तार का कहर देखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट। होंडा अमेज कार हादसे का शिकार हुई और ब्रह्मपुरी में देर रात अफरा तफरी मच गई। सीधा चलेंगे पंतनगर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 119वें अखिल भारतीय किसान मेले में मौजूद हैं। राजेश शुक्ला जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, राजेश कुमार जी, अभी जिनका उद्बोधन आप सब लोगों ने सुना बहुत विस्तार से, जिन्होंने अनेक विषयों पर यहाँ पर बात रखी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी, डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा जी और 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर आए हुए सभी हमारे वैज्ञानिकगण, पंतनगर विश्वविद्यालय के सभी हमारे विद्यार्थीगण और अनेक स्थानों से यहाँ पधारे किसान भाइयों एवं बहनों और साथ में हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में जिनको विशिष्टताएं प्राप्त हैं, ऐसे सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस शानदार कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें अभी हमारे कुलपति महोदय बता रहे थे कि 350 से भी अधिक अलग अलग प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। इस मेले के माध्यम से आप सभी अन्नदाताओं के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं और तमाम प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवाचार हैं, नए अनुसंधान हैं, नई जानकारियां हैं, उन सब से हमारे किसान भाइयों को परिचित होने का अवसर ऐसे मेले प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे किसान भाई बहन जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं, नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से भी सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं हैं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को अन्न उपलब्ध कराने का काम करते हैं और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और समर्पण से ही हमारा देश, प्रदेश समृद्ध बनता है। और आपकी यही मेहनत और समर्पण आप देश को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और 2047 का जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उसमें हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। बहुत ताकत से अपना काम कर रहा है और किसानों की ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब कोई खेत समृद्ध होता है, खेत अच्छा होता है, तो गांव समृद्ध होता है, और जब गांव समृद्ध होते हैं तो देश स्वतः ही समृद्धि को प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही देश आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर अन्नदाताओं की आय को
दोगुना करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिल रही है। और कल ही देखा होगा आपने, आसाम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के खातों में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की गई है। और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे राज्य उत्तराखंड के भी 9 लाख से अधिक अन्नदाताओं को सीधे उनके बैंक खातों में इस सम्मान राशि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए पहली किस्त के रूप में हमारे राज्य को भी 25 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, खरपतवार, फसल रोगों आदि से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिकों द्वारा जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और उर्वरकों की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, आज किसान मानधन योजना के माध्यम से किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।